मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वेइंग इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, आपकी फोर साइड क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे इनको ग्राउंड पर शो किया जाता है, इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज के टॉपिक में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम, बैक साइड की प्रॉब्लम, फोर साइड की प्रॉब्लम, इंटरमीडिएट साइड की प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो इनको हम ध्यान से अब समझने वाले हैं, फिर इस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जो कि है आपका लेवलिंग। और लेवलिंग में हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड आपका फोर साइड। क्लियर फ्रेंड? अब इनको ग्राफ पर एक देखते हैं, ग्राउंड के ऊपर इन सब डाटा को किस प्रकार से शो किया जाता है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर फ्रेंड? देखना फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारे पास ये एक ग्राउंड है। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास ये एक ग्राउंड है हमारा। ठीक है, ये हमारा कोई एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखते हो कि ग्राउंड पर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका जो रिड्यूस्ड लेवल है, उनका जो एलिवेशन है, किसी डेटम से मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि इनका ये एक डेटम है। ठीक है, ये एक डेटम लेवल है, ये हमने मान लिया एक डेटम लेवल। क्लियर फ्रेंड? डेटम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कि जो मीन सी लेवल है लगभग उसी को क्या बोलते हैं, डेटम बोलते हैं। तो ये डेटम है। मान लेते हैं कि ग्राउंड पर यहां पर कोई पॉइंट प्रेजेंट है और ये पॉइंट इस ग्राउंड से, इस डेटम से जितनी ऊंचाई पर प्रेजेंट होता है फ्रेंड, याद रखोगे ध्यान से, ये पॉइंट इस डेटम से जितनी हाइट पर, जितने एलिवेशन पर प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं RL। ठीक है फ्रेंड, उसी को हम बोलते हैं रिड्यूस लेवल यानी कि RL। ठीक, यहां पर RL का मीनिंग क्या है? RL का यहां पर मीनिंग है रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सम्मानित तल, सम्मानित तल इसको कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड? ये अब बात हम क्या काम, ये मैं वो प्रोसीजर बता रहा हूं जब आप लेवलिंग सर्वे करते हो। ठीक है, आप ग्राउंड पे गए, आपको बोल दिया गया कि आप 300 मीटर लेंथ का एक लेवलिंग सर्वे करके लेके आइए। ठीक है, 300 मीटर लेंथ के लिए। तो उस प्रकार के सर्वे को आप कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या हमें फर्स्ट करना चाहिए, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, ग्राउंड पर गए, ग्राउंड पर जाने पर आपने अपना एपरेटस सेट कर दिया, या आपने अपना एक एपरेटस जो था आपके पास, उस एपरेटस को आपने सेट कर दिया। ठीक है, एपरेटस यानी कि जो डंपी लेवल, आपका वाई लेवल, टिल्टिंग लेवल, सिंपल सी बात है, मतलब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके पास प्रेजेंट है वो आप ग्राउंड पे गए और ग्राउंड पर जाने पर आपने उसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद, उसके एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद हम क्या काम करते हैं फ्रेंड, फर्स्ट रीडिंग जो हमारी पढ़ी जाती है, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग जो हमारी पढ़ी जाती है वह आपके इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में हम पढ़ते हैं अपने बेंच मार्क को स्थापित करने के लिए। बेंच मार्क मैंने आपको बता दिया था, जिसका रिड्यूस लेवल हमें ज्ञात होता है, जिसका रिड्यूस लेवल हमें नोन हो, उस प्रकार के पॉइंट को क्या बोलते हैं, बेंच मार्क कहा जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड, हम जो फर्स्ट रीडिंग पढ़ते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में, मान लो आपको जो लेवलिंग प्रोसीजर करना है इस दिशा में करना है। ठीक है, तो ये इसकी बैक साइड हुई। तो इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में जो फर्स्ट रीडिंग पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं फ्रेंड बैक साइड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बैक साइड। तो देखेंगे हमें कह रहे कि ये कोई पॉइंट है जिसका RL हमें पता है, और जिसका RL हमें पता हो फ्रेंड, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं बेंच मार्क का। तो मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंच मार्क है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रीडिंग हम पढ़ रहे हैं, हम क्या काम करेंगे, जो मैन स्टाफ लेकर खड़ा हुआ है, स्टाफ मैन को हम क्या काम करेंगे, कहेंगे कि आप बेंचमार्क के ऊपर अपने स्टाफ को लगाओ। ठीक है, तो वो फ्रेंड्स क्या काम करेगा, अपने स्टाफ को इस बेंचमार्क के ऊपर स्थापित करेगा। ठीक है, ये उसने अपना जो स्टाफ उसके पास था, स्टाफ को उसने बेंचमार्क के ऊपर स्थापित कर दिया, फिक्स कर दिया। क्लियर फ्रेंड? फिर आप क्या काम करोगे, यहां से आप रीडिंग ऐसे पीछे की ओर इस बेंचमार्क के ऊपर पढ़ोगे। ठीक है, यानी कि हम ये काम करते हैं कि सबसे पहला काम अपने बेंचमार्क को स्थापित करना होता है। बेंचमार्क उसको बोलते हैं फ्रेंड जिसका रिड्यूस लेवल हमें पता हो। तो हम यहाँ बेंचमार्क को स्थापित करने के लिए, यानी कि जिस
पॉइंट से हमने सर्वे करना स्टार्ट किया, वहां का लगभग लेवल क्या रहा है उस लेवल को हमने एक स्थापित कर दिया। ठीक है, तो उस लेवल को स्थापित करना ही हमारा क्या रहता है, बेंचमार्क को स्थापित करना। और बेंचमार्क को स्थापित करने के लिए हम बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ को लगाकर फर्स्ट रीडिंग पढ़ते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बैक साइड का। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी आ जाएगी बैक साइड। तो बैक साइड की डेफिनेशन भी अभी आपको लिखवाऊंगा। बैक साइड की डेफिनेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट से पीछे की ओर पढ़ी गई फर्स्ट रीडिंग हमारी बैक साइड कहलाती है। क्लियर फ्रेंड? ओके, इसके बाद आप क्या काम करोगे, कहोगे स्टारमैन ठीक है अब आगे आ जाइए, आपका जो 300 मीटर का लेवलिंग कार्य है ये करना शुरू करते हैं। तो इसमें आप क्या काम करोगे, 300 मीटर को डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम उस 300 मीटर को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लो आपने कहा कि भाई ये 300 मीटर है, अब स्टाफ मैन को आपने आज्ञा दी कि भाई आप 5-5 मीटर के अंतराल पर खड़े होते चले जाओ, हम 5-5 मीटर के अंतराल पर पॉइंट का हर पॉइंट का लेवलिंग करेंगे। क्लियर? तो आपका जो ये स्टाफ मैन था यहाँ से आया और उसने आपने कहा उसको कि इस पॉइंट पर आप जाकर इस स्टाफ मैन को लगा सकते हो, तो वो यहाँ पे खड़ा हो गया स्टाफ मैन को लेके, और आपने इसके ऊपर ये कोई रीडिंग पढ़ दी यहाँ पर। ठीक है, फिर आपने कहा कि भाई चलो अब दूसरे पॉइंट पे चलो, ये आपका दूसरा पॉइंट स्टाफ मैन यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये कहा कि स्टाफ मैन यहाँ पर आ गया, आपने इस पॉइंट पर भी रीडिंग पढ़ दी। अब जो ये लाइन निकल रही है फ्रेंड, इस लाइन का आप नाम जानते हो भली बात क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा इसको कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। ठीक है फ्रेंड, याद रखोगे। तो इसने आपने स्टार मैन आपका पहले यहां खड़ा हुआ, आपने रीडिंग ले ली, यहां खड़ा हुआ आपने रीडिंग ले ली। ठीक है, सपोज करो कि भाई इस पॉइंट से जहां पर आपने ये अपना apparatus सेट किया हुआ है, मान लो ए पॉइंट से ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो ये आपको ठीक प्रकार से दिख गया, आपने रीडिंग नोट कर ली। बट ये जो स्टाफ मैन यहां से उठकर आगे पहुंचा तो आपको स्टाफ दिखना थोड़ा बंद हो गया, मतलब आप रीडिंग अच्छी प्रकार से नहीं देख पा रहे। ठीक है, आप रीडिंग को ठीक प्रकार से नहीं देख पा रहे हो, तो फिर आप क्या काम करोगे, इस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशंस को चेंज करोगे। ठीक है भाई, जब आपका इंस्ट्रूमेंट आपने यहां सेट किया था और इस पॉइंट तक आपने रीडिंग नोट कर ली, बट इसके बाद रीडिंग आप ठीक प्रकार से नहीं देख पा रहे, दूरी काफी ज्यादा हो गई है, किसी भी रीजन से आपको ये इंस्ट्रूमेंट ये स्टाफ आपको दिखना बंद हो जाता है, तो भाई आप क्या काम करोगे, यहां से इस apparatus को चेंज कर दोगे। ठीक है, यहां से इस apparatus को आप चेंज कर दोगे, कहीं यहां उठा के आप इस apparatus को लेके आ गए, तो आपने ये डंपी लेवल कोई सा भी लेवल जो आपके पास है आपने यहाँ लाए और इस apparatus को आपने यहाँ पर सेट कर दिया। कोई डाउट फ्रेंड यहाँ तक? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस सोल्व होंगे। तो आपने क्या काम किया, यहाँ से apparatus को उठाया और दूसरे पॉइंट पर आपने सेट कर दिया। अब सुनोगे ध्यान से भाई, यहां से आपने ये दो रीडिंग नोट करी, अब आप देख रहे कि इस ए पॉइंट से हमारी लास्ट की रीडिंग ये है, इसके बाद आपने apparatus को चेंज कर दिया, तो जिस पॉइंट से आपने लास्ट की रीडिंग को नोट किया है, ठीक है, वो इसकी फोर साइड कहलाएगी। क्लियर फ्रेंड, ये होगी इसकी फोर साइड। ठीक है, फोर साइड का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से ली गई लास्ट की जो रीडिंग होती है उसको फ्रेंड क्या कहा जाता है, फोर साइड। ठीक है, याद रखना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से मेजर की गई लास्ट रीडिंग ही फोर साइड कहलाती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जो हमने यहाँ पे सेट किया था, इससे लास्ट रीडिंग आपने ये पढ़ी तो ये इसकी फोर साइड, और पीछे जो पढ़ी थी बैक साइड। बीच में आप कितनी भी रीडिंग पढ़ो में सारी इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगी, याद रखोगे। मैं सभी की सभी क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट साइड। चलो फुल फॉर्म बाद में बताता हूं। तो ये अब आपने क्या करा कि apparatus को चेंज कर दिया। भाई साहब, जब भी आप apparatus को, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करोगे तो आपको क्या काम करना है, उसकी फर्स्ट रीडिंग पीछे की और ही पढ़नी है, यानी कि बैक साइड ही आपको पढ़नी पड़ेगी। क्लियर फ्रेंड, उसका बेंचमार्क आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करो, ठीक है, तो पहली रीडिंग हमेशा इंस्ट्रूमेंट के बैक में ही आपको पढ़नी है। अब देखो, इस इंस्ट्रूमेंट से लास्ट रीडिंग ये है, अब आपने इसके आगे का इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया। अब जो आप इससे रीडिंग पढ़ने वाले हो वो पहली रीडिंग
उसी पॉइंट पर पढ़ोगे जो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग थी, यानी कि फोर साइड जो थी। ठीक है, तो यहां से हम अब जो पॉइंट रीडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं उसी पॉइंट पर पढ़ेंगे जो हमारे पहले वाले की लास्ट रीडिंग थी। ये कहलाएगी आपकी बैक साइड। क्लियर भाई, इतनी बात तो दिमाग में बैठेगी कि जब भी इंस्ट्रूमेंट सेट होगा बैक साइड लेनी लेनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैक साइड कहाँ लेनी है, तो जो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट की फोर साइड थी वह दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड भी कहलाएगी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर हमने दो रीडिंग ले ली, एक फोर साइड और एक बैक साइड। आपके पास से देखो, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आप यहाँ पर दो रीडिंग ले चुके हो, इस पॉइंट को मान लो बी, दो रीडिंग ले चुके हो। तो फ्रेंड जिस पॉइंट पर हम दो प्रकार की रीडिंग पढ़ते हो उस प्रकार के पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, याद रखो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टर्निंग पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे कि टर्निंग पॉइंट एक इस प्रकार का पॉइंट होता है, इस प्रकार का बिंदु है जिस पर फोर साइड और बैक साइड दोनों पढ़ी जाती हो, उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड, अब बस ये बैक साइड आपने फिक्स कर दिया। अब फिर आपने कहा कि इंस्ट्रूमेंट लेके स्टाफ लेके आगे आ जाओ, तो स्टाफ मैंने फिर यहाँ पे आ गया, आपने फिर ये रीडिंग पढ़नी शुरू कर दी, फिर और आगे चला गया, आपने ये सारी रीडिंग लेनी यहाँ पर शुरू कर दी। तो ये ऐसे प्रोसीजर चलता रहता है। क्लियर फ्रेंड, ये सारा का सारा ऐसे प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है, तो समझ में आया कि यहाँ पर ये फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड क्या होती है। क्लियर फ्रेंड, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब देखना, अगर हमें यहाँ पर हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है जहां से ये इसकी लाइन ऑफ साइट निकल रही है, हमें ये कह दे कि भाई बताइए इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट कितनी होगी। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपको निकालनी हो तो फ्रेंड देखना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये कहलाती है आपकी लाइन ऑफ साइट से लेकर डेटम की तक की जो दूरी होती है, लाइन ऑफ साइट से डेटम तक की जो दूरी होती है फ्रेंड, उसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HI। ठीक है, यहाँ HI की जो फुल फॉर्म है इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये यानी कि उपकरण ऊंचाई, उपकरण ऊंचाई। क्लियर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइन ऑफ साइट से लेकर डेटम की हाइट जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। अब इसको फाइंड कैसे करें, आप देख सकते हो फ्रेंड, आपके पास ये वाली ऊंचाई तो है ना भाई, ये देखिए ये ऊंचाई कितनी है RL, और ये ऊंचाई कितनी है बैक साइड। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि आपको RL दिया गया है 100 मीटर। ठीक है, बैक साइड आपने मेजर कर दी, मान लो ये आ गई। क्लियर, तो अब आपको कहा कि बताइए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो सिंपल निकाल सकते हैं। आपको ये दूरी चाहिए ना, तो इसमें RL आपके पास है प्लस बैक साइड आपके पास है, दोनों को जोड़ दोगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड RL प्लस बैक साइड, RL प्लस बैक साइड से आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर सकते हो। RL प्लस बैक साइड अगर कर दोगे तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर फ्रेंड, कोई डाउट? ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, लेक्चर अच्छा पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दें फ्रेंड और लाइक कर दें, इतना काम कर दिया करो यार। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, देखते हैं इसके कुछ ये डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे इसकी डेफिनेशंस बन सकती हैं। ठीक है, देखते हैं यहां पर। तो फ्रेंड्स ये इनकी डेफिनेशन है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, ये सब फ्रेंड्स क्या है इनकी डेफिनेशंस हैं। वही मैंने आपको समझा दिया है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट से डेटम तक की जो हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं कि फर्स्ट RL में अगर बैक साइड जोड़ता है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें मिल जाती है। नेक्स्ट बैक साइड, बैक साइड का फ्रेंड एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं प्लस साइड, ये आप याद रखोगे। बैक साइड को प्लस साइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या है, किसी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से ली गई फर्स्ट स्टाफ रीडिंग, किसी भी एक बार इंस्ट्रूमेंट आपने सेट कर दिया, जो उससे आप फर्स्ट रीडिंग लोगे वो बैक साइड होगी, या ये कह दो कि बेंचमार्क पर ली गई रीडिंग हमारी बैक साइड कहलाएगी। क्लियर फ्रेंड, नेक्स्ट है आपके पास फोर साइड या माइनस साइड। फोर साइड या माइनस साइड, यानी कि फोर साइड का एक दूसरा नाम है माइनस साइड, जो एक इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग होती है उसको बोलते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से मेजर की गई लास्ट रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी फ्रेंड, फोर साइड कहलाएगी।
टर्निंग पॉइंट अभी आपको बताया कि जिस पर हमने बैक साइड और फोर साइड दोनों मेजर किए थे उसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। इंटरमीडिएट साइड जो कि फोर साइड और बैक साइड के बीच में रीडिंग ली गई हो उसको इंटरमीडिएट साइड का नाम दिया जाता है। क्लियर फ्रेंड, यहां तक कुछ और इसकी डेफिनेशन है, देखना, बेस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है तो देखना फ्रेंड्स। अभी जो हमने फोर साइड पढ़ा है उसको हम इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। ये कह रहा है कि अननोन एलिवेशन, ठीक है, अननोन एलिवेशन, अननोन मतलब जिसका एलिवेशन हमें नहीं पता है, ठीक है, ज्ञात नहीं है। अननोन एलिवेशन के पॉइंट पर स्थापित स्टाफ पर लिया गया साइट, ठीक है, किसी अननोन एलिवेशन के पॉइंट पर आपने स्टाफ को लगा रखा है और उस पर जो आप साइट करोगे, उस पर जो आप रीडिंग पढ़ोगे, ठीक है, उस पर लिया गया साइट जो पॉइंट साइड लाइन है, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट होती है के ऊपर हो या नीचे हो, उसे हम फोर साइड कहेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अननोन एलिवेशन के पॉइंट्स पर जो हम कोई एलिवेशंस या कोई हम रीडिंग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो उसको फोर साइड कहा जाता है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस लैंग्वेज में कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अननोन एलिवेशन के पॉइंट पर हम जो स्टाफ के ऊपर रीडिंग पढ़ते हैं, चाहे वह पॉइंट लाइन ऑफ साइट के ऊपर हो या नीचे हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको फोर साइड का नाम दिया जाता है। क्लियर फ्रेंड, याद रखोगे। अब जो हम यहाँ पर फोर साइड और बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, इनके थ्रू हम आरएल निकाल रहे हैं, उन आरएल को कितने मेथड से निकाल सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आरएल मेथड यानी कि रिड्यूस लेवल मेथड, रिड्यूस लेवल को कितने तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। तो फर्स्ट तरीका होता है फ्रेंड हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, उपकरण ऊंचाई विधि, ठीक है फ्रेंड, उपकरण ऊंचाई विधि, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये होता है, कैसे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में, तो थ्योरी का बेस पर इसको आपको मैंने यहाँ पे लिखा है। ये कह रहा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब एक बार आपने एपरेटस को सेट कर दिया और काफी रीडिंग लेनी हो, ठीक है, आप बार बार चेंज नहीं करना चाह रहे, एक ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से आपको काफी पॉइंट का आरएल निकालना है, एलिवेशन निकालना है, तब हम इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज करते हैं। तो इस मेथड का यूज तब करते हैं जब एक ही इंस्ट्रूमेंट पॉइंट से अधिक रीडिंग लेनी होती है। नेक्स्ट, ये लेस एक्यूरेट होता है राइज फॉल मेथड, अभी राइज फॉल मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास आता है राइज फॉल मेथड, तो ये राइज फॉल मेथड से कम एक्यूरेट है, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट राइज फॉल मेथड होता है। तो जनरल इसका यूज हम करते कहां पर है, इसका जनरल यूज फ्लाई लेवलिंग में क्या आता है फ्रेंड, या किसी बेंचमार्क को स्थापित करने में, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, फ्लाई लेवलिंग करने में या बेंचमार्क को स्थापित करने में ही हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कितने चेक किए जाते हैं, तो आप याद रखोगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में टोटल 2 चेक किए जाते हैं, ठीक है, 2 चेक करते हैं। चेक कौन सा, हम जितना भी हमारे पास बैक साइड आएंगी उन सबको जोड़ लेंगे और जितनी फोर साइड आएगी उन सबको जोड़ लेंगे, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ऐसे फर्स्ट आरएल लास्ट आरएल का डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों इक्वल अगर आ जाते हैं तो आपके द्वारा किया गया कैलकुलेशन वर्क बिल्कुल सही है। ये हमारे चेक होते हैं, तो ये 2 चेक किए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड, देखते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद जो राइज फॉल मेथड आता है ये क्या कहता है, ठीक है। राइज फॉल मेथड को थोड़ा समझते हैं। तो देखना फ्रेंड, राइज फॉल मेथड क्या होता है। राइज फॉल मेथड सेम वही वर्क है कि 2 पॉइंटों के बीच का जो कॉन्जुगेटिव रीडिंग चलती रहती है उनके लेवल्स का डिफरेंस बताना, वही मैंने यहाँ पे लिखा था, डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ कॉन्जुगेटिव स्टाफ पॉइंट्स। कॉन्जुगेटिव बोलते हैं क्रमागत को, जो एक के बाद एक आ रहे हो, क्रमागत, ठीक है। 2 क्रमागत पॉइंटों के बीच का जो लेवल है का डिफरेंस निकालना, वही हम राइज फॉल या हाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर राइज और फॉल का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स, समझना ध्यान से। मान लो आपके पास ये ग्राउंड है, ठीक है, यह कोई डेटम है या कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पर आपका कोई स्टाफ या आपने कोई स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे ग्राउंड का अगर देखा जाए लेवल, तो ये गड्ढे टाइप का है और ये एक चोटी टाइप का है, ठीक है। एक बार आपने स्टाफ को गड्ढे में रख दिया, एक बार आपने स्टाफ को इस चोटी पर रख दिया है, और इधर आपने ये कोई इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया हुआ था, ठीक है, ये सेट किया हुआ था। तो ये कह रहा है कि अगर हाई पर स्टाफ पढ़ा जाता है या रीडिंग आपकी बहुत हाई आ रही है, स्टाफ पर रीडिंग काफी ज्यादा आ रही है, तो वो किस प्रकार के
लेवल को शो करेगा। देखो कहीं ना कहीं पे रीडिंग लगी रहती है 1 2 3 4 5 इस टाइप से रीडिंग होगी, ठीक है, 1 2 3 4 इस टाइप से इस पे होगी, ठीक है। तो जब आप यहां से इंडिकेट करना स्टार्ट करोगे तो फ्रेंड आप देख रहे हो कि जो ये लाइन ऑफ साइट है इस वाले को, जो कि चोटी के ऊपर रखा हुआ है, ये एक चोटी के ऊपर रखा हुआ है, ये 3 और 2 के बीच में रीडिंग बता रहा है, ठीक है। और सेम लाइन ऑफ साइट जो कि एक गड्ढे में रखा हुआ है, ठीक है, एक गड्ढे में रखा हुआ है, वो 5 के ऊपर रीडिंग बता रहा है। तो फ्रेंड आप देख रहे हो कि रीडिंग हाई आ रही है यहाँ वाले पर। तो ये जो हाई रीडिंग है किस चीज को शो कर रही है, एक गड्ढे को, एक फॉल को, यानी कि लेवलिंग स्टाफ पड़ा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, यानी कि गड्ढे में पड़ा हुआ है। तो रीडिंग अगर हाई आएगी तो वो फॉल को डिनोट करेगा, और रीडिंग अगर कम आएगी तो फ्रेंड वो राइज को डिनोट करेगा। राइज का मतलब किसी उठान के ऊपर आपने स्टाफ को रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आया है एग्जाम में, इसलिए आपको समझाया कि याद रखें, ठीक है। हाई स्टाफ रीडिंग का मतलब फॉल और लो स्टाफ रीडिंग का मतलब राइज होता है। क्लियर? राइज फॉल निकालते कैसे हैं? आपने भाई साहब यहाँ पर कोई रीडिंग पढ़ी, यहाँ पर कोई रीडिंग पढ़ी, इधर कोई स्टाफ लगा होगा, यहाँ रीडिंग पढ़ी होंगी, तो आपको ये क्रम में रीडिंग मिलती चली जाएंगी, 1 2 3 4 ऐसे आपको रीडिंग मिलती चली जाएंगी। तो आप क्या काम करोगे, जब राइज या फॉल निकालते हैं तो फर्स्ट रीडिंग में से सेकंड रीडिंग को घटा देते हैं। फर्स्ट रीडिंग में से मान लो आपके पास यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपकी कुछ रीडिंग आई है, तो ये फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड रीडिंग, इन दोनों को घटा देंगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस माइनस आता है तो फ्रेंड वो फॉल को इंडिकेट करेगा, और इन दोनों का डिफरेंस यदि प्लस आता है तो फ्रेंड वो राइज को इंडिकेट करेगा। तो याद रखना, फॉल को इंडिकेट करता है तो मतलब ये आपका नेगेटिव होगा, राइज को इंडिकेट करता है तो मतलब ये आपका पॉजिटिव होगा। राइज को हम पॉजिटिव बोलते हैं और फॉल को नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ का डिफरेंस अगर नेगेटिव आया तो फॉल, अगर पॉजिटिव आया तो राइज, ठीक है फ्रेंड, याद रखोगे। अब इसका यूज कहाँ करते हैं जनरली, ये आपको बता रहा है। ये कह रहा है कि कंटूर सर्वे में या स्मॉल एरिया के लिए, कंटूर सर्वे या स्मॉल एरिया के लिए हम क्या काम करते हैं, राइज फॉल मेथड का यूज किया करते हैं। क्लियर? याद रखोगे। अब इसमें चेक की बात करें कि यहाँ पर चेक कौन कौन से आते हैं, तो फ्रेंड आप याद रखो कि यहाँ पर 3 चेक के आते हैं। 2 चेक तो वे सेम है ही आपके, बट यहाँ जो राइज और फॉल हम निकाल रहे हैं, कितना राइज है हमारे पास, कितना फॉल है, उनका भी सम्मिशन कर लेंगे, उनका भी जोड़ कर लेंगे। और यहाँ पर तीनों का जो डिफरेंस है ये सेम आना चाहिए, ठीक है, ये सेम आना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। सेम अगर आता है तो आपके द्वारा किया गया कैलकुलेशन वर्क बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज फॉल मेथड क्या होता है। कल का जो टॉपिक, कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इन दोनों मेथड को एक न्यूमेरिकल के रूप में समझाने वाला हूं। क्लियर फ्रेंड? तो आज के लिए इतना ही रखोगे। ये टॉपिक जितना आपको कराया गया है इसको आप कवर कर लेना, ध्यान से रीड कर लेना, ताकि कल का जो न्यूमेरिकल है वो आपकी समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना रखोगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें फ्रेंड, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय।